नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीएस नगरी पे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ज्योग्राफी का। ठीक है, इसका टॉपिक है ज्योग्राफी का। आज से ज्योग्राफी की क्लास, जैसा कि हमने बताया था आपसे कि एक दो दिन में ज्योग्राफी की क्लास स्टार्ट होने वाली है, तो आज से हमने ज्योग्राफी की क्लास जो है ये स्टार्ट कर दी है। तो ज्योग्राफी का एक क्लास स्टार्ट करने से पहले हम ये डिस्कस कर लें कि हमें ज्योग्राफी में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, और यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे मेनली यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, कि यूपीएससी की पॉइंट ऑफ व्यू से जो सिलेबस हमारा होगा वो हम डिस्कस करेंगे। इसमें आपका कवर हो जाएगा जो इतने भी अदर स्टेट के पीएससी एग्जाम्स हैं, ये सारे कवर हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह इसी बेस पर आपको प्रिपरेशन करनी होगी अपने आने वाले एग्जाम्स की। ठीक है, तो इसमें जो अदर स्टेट्स के भी पीसीएस के जो भी पेपर हैं, ठीक है, ये भी आपके कवर हो जाएंगे, चाहे वो एमपीपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, बिहार पीसीएस हो, छत्तीसगढ़ हो, ओके, सीजीपीएस हो, कोई भी हो, वो आपका पेपर जो है ये इसी ज्योग्राफी जो है आपके इसमें कवर हो जाएगी। ठीक है, आपको बाहर से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, सारा सब कुछ यहीं पे प्रोवाइड कराया जाएगा, सब पढ़ाया जाएगा, पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा। और जिस तरह से हमने बात की थी मैथ में, मैथ को एक सिलेबस बताया गया, मैथ को कैसे पढ़ना है, किस तरह से एक एक स्टेप उसके बताए गए थे, उसी तरह से हम इसको ज्योग्राफी को भी एक एक स्टेप वाइज चलेंगे और एक एक स्टेप कवर करते रहेंगे। ठीक है, तो देखिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ज्योग्राफी के हमें क्या पढ़ना है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए, हमें क्या पढ़ना है, तो देखिए ज्योग्राफी में हमें पढ़ना जो है, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे बेसिकली मेंस और पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि हमें पीटी में कौन कौन सा पोर्शन पढ़ना है जो इम्पोर्टेंट है पीटी के लिए, और कौन सा पोर्शन इम्पोर्टेंट है मेंस के लिए। तो दोनों पोर्शन को हम एक साथ बताते हुए चलते हैं। तो देखिए, एक तरफ ये जो प्रीलिम्स टेस्ट, ठीक है, ये पीटी के लिए हो गया, प्रीलिम्स टेस्ट या पीटी, और ये हमारा हुआ मेंस के लिए। ठीक है, इधर वाला जो है ये हमारा हो गया मेंस के लिए। तो देखिए पीटी में हमें क्या पढ़ना है और मेंस में क्या पढ़ना है इसके लिए डिस्कस कर लेते हैं। देखिए पीटी में हमें जो पढ़ना है ये हमें पढ़ना होगा, इसमें भौतिक भूगोल मतलब फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक है, इसमें जो हमें पढ़ना होगा ये फिजिकल ज्योग्राफी हमें कवर करनी होगी इसमें। ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी पूरी कवर कराई जाएगी। ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा, पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी में हमें पढ़ना होगा इनकी विशेषताओं के बारे में। ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी जो भौतिक भूगोल है, ठीक है, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं, तो इसके बारे में हमें पढ़ना होगा। तो इनकी विशेषताओं के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, विशेषताओं के बारे में हम कवर पढ़ेंगे इसमें। फिर इसके बाद में हम पढ़ेंगे इसी में जो घटनाएं होती हैं, भूभौतिक की जो घटनाएं होती हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, विशेषताएं, विशेषताएं देखेंगे। ये जो विशेषताएं हमारा है, ये जो टॉपिक है ये पीटी और मेंस दोनों में है। ठीक है, तो पीटी और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको कवर करेंगे। इसके बाद में जो हमारी भूभौतिकी घटनाएं होती हैं, जैसे जो का ज्वालामुखी का निकलना, भूकंप आना, ये सारी चीजें, ज्वालामुखी कैसे बनती है, ठीक है, ये सारी चीजें जो हैं ये हम भूभौतिकी घटना में पढ़ेंगे। ये भी हमारा जो टॉपिक है ये पीटी का टॉपिक है। इसके बाद में टॉपिक डिस्कस करते हैं मेंस के लिए। तो मेंस में हमें जो पढ़ना होगा वो होगा विश्व में प्राकृतिक संसाधनों का वितरण। ठीक है, विश्व में जो प्राकृतिक संसाधन है उनका वितरण कहाँ कहाँ है, कैसे है, ठीक है, ये पढ़ेंगे। तो विश्व में प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, विश्व में प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, ये देखेंगे। इसके बाद में जो हमारा होगा इसी में आएगा हमारा भौतिक भूगोल। और भौतिक भूगोल जो हमारा होगा इसमें हमने जो पढ़ा था, ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे मेनली जो पीटी में था। ठीक है, पीटी में हम पर्वत पहाड़ और ये जो भी संरचनाएं हैं निर्मित हुई हैं, ठीक है, स्थल आकृतियां निर्मित हुई हैं, और जो भी मतलब भूभौतिक घटनाएं हैं उन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे हम जो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हम भौतिक भूगोल पढ़ेंगे, तो भौतिक भूगोल हम मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे आर्थिक भूगोल। ठीक है, भौतिक भूगोल में हमारा जो आएगा, ठीक है,
तो इसके अंदर हम दो चीजें देखेंगे। देखिए भौतिक भूगोल के अंदर हम दो चीजें कौन कौन सी देखेंगे, एक देखेंगे आर्थिक भूगोल प्लस सामाजिक भूगोल, आर्थिक भूगोल प्लस सामाजिक भूगोल, ठीक है। ये चीजें हम देखेंगे किसके साथ में, मेंस में, ठीक है। जब हम भौतिक भूगोल जब कवर करेंगे तो साथ ही साथ जब आपका कोई भी टॉपिक अगर फिजिकल ज्योग्राफी में ये आया आपके भौतिक भूगोल में पीटी के टॉपिक में, तो हम उसी साथ में मेंस का टॉपिक भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है कि हाँ ये क्या भौतिक भूगोल अब बताया है हमने कि इसमें आर्थिक भूगोल और सामाजिक भूगोल है तो क्या बाद में करेंगे, नहीं बाद में नहीं करेंगे, इसी में हम साथ ही साथ कवर करते चलेंगे। तो देख बस बने रहिए। और देखिए ये जो हम पढ़ेंगे ये क्या पढ़ेंगे, विश्व और भारत दोनों के परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे, ठीक है। ये जो भौतिक भूगोल और आर्थिक भूगोल और ये हमारा सामाजिक भूगोल होगा, ये तीनों चीजें जो हैं हम किसके परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे, विश्व और भारत दोनों के परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे, ठीक है। विश्व और भारत दोनों के परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे, ठीक। तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। सारा सब कुछ कवर कराया जाएगा, यहीं पे सब कुछ आपको मिलेगा, ठीक है। जो नोट्स भी हमारे हो सकेंगे वो जो नोट्स होंगे वो प्रोवाइड कराए जाएंगे। यहाँ से क्लासेस हो रही हैं, क्लासेस आपको मिल ही रही हैं, पूरा नोट्स आपका प्रिपेयर कराया जाएगा। इसके बाद भी अगर कोई जरूरत पड़ती है तो क्लास नोट्स हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। जिससे कि आपका जो क्वेश्चन है या कोई भी चीज है वो कहीं ना कहीं से अगर थोड़ा आपको और देखना है तो वो चीजें छूटे ना, ठीक है। वैसे छूटेगा नहीं, ये चीज की गारंटी है। फिर भी अगर आपको लगता है तो आप उसके बाद में इतना पहले पढ़ लीजिए, ठीक है। पहले पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी मत पढ़िए, पहले पढ़ लीजिए। फिर इसके बाद में अगर आपको लगता है कि कुछ छूटा हुआ है तो मैं एनसीईआरटी के कुछ चैप्टर्स बता दूंगा, उनको देख लीजिएगा, ठीक है। कि अगर आपको लगता है कि सर ये वाला टॉपिक नहीं पढ़ाया गया, और जो नहीं पढ़ाया जाएगा उसको आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, उसको हम पढ़ा देंगे, ठीक है। जैसे कोई टॉपिक अगर आपको लगता है मेरी तरफ से तो कंप्लीट करा दिया जाएगा, लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ कुछ छूट गया है तो आप कमेंट करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, तो वो टॉपिक कवर करा दिया जाएगा, ठीक है। इसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखते हैं आगे हम, और आगे हम देखेंगे तो आगे जो हमारा टॉपिक होगा इसके आगे हम करेंगे भौतिक और प्राकृतिक, ठीक है। भौतिक और प्राकृतिक भूगोल की बात करेंगे, भौतिक भूगोल और प्राकृतिक भूगोल की बात करेंगे, ठीक है। भौतिक भूगोल या प्राकृतिक भूगोल की बात करेंगे। तो देखिए जो प्राकृतिक भूगोल है, ठीक है, इसमें देखिए जो हमारा, देखिए अब इसको हम दो सेक्शन में बांटते हैं, एक ज्योग्राफी में बांटते हैं और एक एनवायरनमेंट में बांटते हैं, ठीक है। जो हमारा भौतिक या प्राकृतिक भूगोल है, ठीक है, इसको हम दो सेक्शन में बांटते हैं। किस किस सेक्शन में, एक ज्योग्राफी में और एक एनवायरनमेंट में। देखिए ज्योग्राफी में हमें क्या करना है, देखिए ज्योग्राफी जो हम पढ़ते हैं, ठीक है, जो हमारी ज्योग्राफी होती है वो होती है मानव हस्तक्षेप रहित, ठीक है। ज्योग्राफी हमारी कैसी होती है, ज्योग्राफी हमारी मानव हस्तक्षेप रहित रहती है, ठीक है। मतलब यहाँ पे मानव का आगमन नहीं हुआ था, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि हिमालय है, हिमालय बन रहा था, ठीक है। हिमालय का बनना और ये जितने भी पर्वत पहाड़ घाटियां हैं ये सब बनी हैं, तो इनमें क्या है, यहाँ पे मानव हस्तक्षेप रहित है। मतलब यहाँ पे कोई भी चीजें जो हैं वो मानव के द्वारा नहीं हुई हैं, ठीक है। ये प्राकृतिक से बनी हुई है, प्राकृतिक है, ठीक है। इसके बाद में जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमारा आता है प्राकृतिक पर्यावरण, ठीक है। इसके नीचे अब आएंगे हम तो हमें मिलेगा प्राकृतिक पर्यावरण। और प्राकृतिक पर्यावरण जब आता है, ठीक है, तो हमारा शुरू हो जाता है यहाँ पे, जैसे ही पर्यावरण आता है, प्राकृतिक पर्यावरण आता है, तो यहाँ पे क्या आते हैं, लिविंग बींग्स आ जाते हैं। लिविंग बींग्स जैसे आते हैं तो हम यहाँ पे मानव की उत्पत्ति होती है, यहीं से मानव जो है, यहीं से मानव का क्या हो जाता है, आगमन हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ से हमारा जो क्या हुआ, मानव का आगमन हुआ, ठीक, मानव का आगमन हुआ यहीं से। और ये सेक्शन जो है हमारा, ये ज्योग्राफी के अंदर भी आता है, और यही सेक्शन थोड़ा सा हमारा एनवायरनमेंट में भी आता है, ठीक है। अगर हम एनवायरनमेंट में बात करें तो यही सेक्शन हमारा एनवायरनमेंट में भी आता है। इसके बाद में एनवायरनमेंट में जो हमारा सेक्शन आएगा वो आता है हमारा सांस्कृतिक वातावरण। जो हमारा दूसरा आएगा वो क्या आएगा, सांस्कृतिक वातावरण। यहाँ पे सांस्कृतिक वातावरण में मानव जो है अपने हिसाब से रहने लगता है, ठीक है। यहाँ पे जो चीजें हैं ये मानव के द्वारा निर्मित होती हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे फुल्ली मानव जो है वो हस्तक्षेप करता है प्राकृतिक संसाधनों के प्रति, जितने भी संसाधन है उसमें जो जो भी चीजें हैं उनमें मानव का जो होता है वो हस्तक्षेप होने लगता है, ठीक है।
यहाँ पर सांस्कृतिक वातावरण, जैसे कि अब अगर हम बात करें कि सड़कें बन रही हैं, ठीक है, तो सड़कें बन रही हैं तो पेड़ों की कटाई की जा रही है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मानव का हस्तक्षेप हो रहा है, ठीक है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, इमारतें बन रही हैं, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, जंगलों को काट करके क्या बनाई जा रही है, इमारतें बनाई जा रही हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मानव का हस्तक्षेप हो रहा है और सांस्कृतिक वातावरण जो है वो हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या ज्योग्राफी में क्या चीज देखते हैं कि ज्योग्राफी जो हमारी है मानव हस्तक्षेप रही, तो उसके बाद में धीरे धीरे हम नीचे आते हैं, तो यहाँ पे हमें प्राकृतिक पर्यावरण देखने को मिलता है जहाँ पे मानव का आगमन होता है। इसके बाद में हम आते हैं, ये एक सेक्शन जो होता है वो हमारा एनवायरमेंट ज्योग्राफी दोनों में होता है, और फिर इसके बाद में थोड़ा और नीचे आते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सांस्कृतिक वातावरण मिलेगा जहाँ पे मानव का फुल्ली आगमन होने लगा था, ठीक है, और यहाँ पे मानव का हस्तक्षेप हुआ, ठीक है, यहाँ से मानव का हस्तक्षेप शुरू हो गया और मानव ने प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करना शुरू कर दिया था, ठीक है। अब देखिए हमें प्राकृतिक भूगोल में क्या क्या चीजें पढ़नी है, ठीक है, ये देखिए। तो देखिए हेडिंग डाल लीजिए प्राकृतिक भूगोल, हेडिंग डाल लीजिए प्राकृतिक भूगोल। देखिए प्राकृतिक भूगोल यानी भूगोल का मतलब क्या होता है, ज्योग्राफी। अगर इंग्लिश में बात करें तो क्या होगा, ज्योग्राफी। और जियो का मतलब होता है पृथ्वी, जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, और ग्राफी का मतलब होता है वर्णन, का वर्णन। तो अर्थात ज्योग्राफी का मतलब क्या हो गया कि जिसमें हम पृथ्वी का वर्णन करते हैं, ठीक है। अब पृथ्वी का वर्णन हम किस तरीके, कितने भागों में करेंगे, हम पृथ्वी का वर्णन 3 भागों में करेंगे। कितने भागों में, 3 भागों में। सबसे पहले हम देखेंगे पृथ्वी की सतह, फिर उसके बाद में उसकी आंतरिक परतों के बारे में बात करेंगे, फिर वायुमंडल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो एक एक स्टेप लेकर के चलेंगे, ठीक है। देखिए पृथ्वी पहले क्या देखेंगे हम पृथ्वी में, तो पृथ्वी को हम 3 सेक्शन में डिवाइड करेंगे, ठीक है। जो जो चीजें हमें देखनी है, जो जो चीजें पढ़नी है उनमें, तो सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, पृथ्वी की सतह के बारे में, ठीक है। और पृथ्वी की सतह कितने तरह की होती है, पृथ्वी की सतह 2 तरह की हो सकती है, देखिए कौन कौन सी। एक होती है स्थलीय सतह और एक होती है महासागरीय सतह। कौन कौन सी सतह होती है, एक होती है स्थलीय सतह और एक होती है महासागरीय सतह। लिखते चलिएगा, साथ में नोट्स बनाते रहिएगा। स्थलीय सतह और दूसरी होगी महासागरीय सतह। इसके बारे में हम बात, इसके बाद अगला जो हमारा टॉप होगा वो होगा हमारा पृथ्वी की आंतरिक परतों के बारे में, ठीक है। कि पृथ्वी की आंतरिक परतें कैसी हैं, कैसे इनका कैसे, और इनमें ये जो आंतरिक परतें हैं ये ठोस हैं कि तरल हैं, किस माध्यम में है, ठीक है। ये चीजें हम डिस्कस करेंगे, पृथ्वी की आंतरिक परतों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए पृथ्वी का जो अगला टॉपिक हमारा होगा वो क्या होगा, पृथ्वी की आंतरिक परत। फिर इसके बाद में जो हमारा होगा वो होगा वायुमंडल, मतलब एटमॉस्फेयर। ये तो आपको पता ही होगा वायुमंडल, ठीक है। देखिए वायुमंडल में हम देखेंगे कि यहाँ पे जो पाई जाने वाली विशेषताएं हैं, स्थलमंडल है, जलमंडल है, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब आगे डालिए प्राकृतिक भूगोल। तो देखिए प्राकृतिक भूगोल में हम क्या क्या चीजें देखेंगे ये देख लेते हैं। कहीं डाल लीजिए प्राकृतिक भूगोल। देखिए प्राकृतिक भूगोल में हम 4 चीजें मेनली डिस्कस करेंगे, ठीक है। 4 चीजें देखेंगे और इन्हीं 4 चीजों को हमें क्या करना होगा, एक एक करके पढ़ना होगा। तो देखिए सबसे पहले जो हमारा आएगा वो आएगा भू आकृति विज्ञान। सबसे पहला जो हमारा होगा वो होगा भू आकृति विज्ञान, मतलब जियोमॉर्फोलॉजी। क्या होगा, जियोमॉर्फोलॉजी, जिसको आप लोग बोलते हैं भू आकृति विज्ञान। ओके, भू आकृति विज्ञान। दूसरा जो हमारा होगा वो होगा जलवायु विज्ञान। अगला टॉपिक इसके बाद में, जैसे ही भू आकृति विज्ञान हमारा खत्म होगा इसके बाद में हम करेंगे जलवायु विज्ञान। जलवायु विज्ञान के बाद होगा हमारा समुद्र विज्ञान। ये देखिए ये जो
ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक किसका है? प्राकृतिक भूगोल का टॉपिक है, ठीक है। ये प्राकृतिक भूगोल के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है। समुद्र विज्ञान, और इसके बाद में बात करेंगे जैव भूगोल की, मतलब बायो ज्योग्राफी, ओके। जैव भूगोल मीन्स बायो ज्योग्राफी, ओके। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए भू आकृति विज्ञान क्या होता है, तो इसके बारे में देखते हैं और इसमें क्या क्या पढ़ते हैं, ये सारी चीजें को देखते हैं, ठीक है। तो देखिए भू मतलब क्या हुआ? भू का मतलब हुआ भूमि या धरती या पृथ्वी की सतह, ठीक है। तो हम बात, तो भू के हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि भू का मतलब क्या होता है। भू का अर्थ क्या होता है? तो भू का अर्थ होता है पृथ्वी की सतह। और आकृति मतलब क्या होता है? आकृति मतलब कोई चीज बनावट, किसी की चीज की शेप, जो शेप आपने देखा, ठीक है। या आकृति कहते नहीं है कि ये वाला देखो ये कैसा है, ये शेप अच्छा है, ठीक है, इसकी आकृति अच्छी है, इसका स्वरूप अच्छा है। तो आकृति का मतलब क्या हो गया? स्वरूप। आकृति का अर्थ क्या हुआ? स्वरूप। और विज्ञान का तो अर्थ आप लोग जानते ही होंगे, क्रमबद्ध एवं तार्किक, क्रमबद्ध और तार्किक अध्ययन। तो यहाँ से जो आपका अगर डेफिनेशन देखें, तो यहाँ से आपकी डेफिनेशन भू आकृति विज्ञान की क्या बनकर निकल रही है कि पृथ्वी की सतह, या ऐसे बात करें, प्राकृतिक भूगोल भूगोल की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पृथ्वी की सतह पर निर्मित स्थल स्वरूपों की विशेषताओं का क्रमबद्ध एवं तार्किक अध्ययन किया जाता है, जिसे भू आकृति विज्ञान कहते हैं, ठीक है। तो भू आकृति विज्ञान की डेफिनेशन क्या बन के निकली कि भौतिक भूगोल या प्राकृतिक भूगोल की वह शाखा जिसके अंतर्गत पृथ्वी की सतह पर निर्मित स्थल स्वरूपों की विशेषताओं का क्रमबद्ध एवं तार्किक अध्ययन किया जाता है। यहां तक क्लियर है? देखिए अब जलवायु विज्ञान की अगर बात करें, तो जलवायु विज्ञान जो होगा हमारा, जलवायु विज्ञान में हम क्या चीज कवर करेंगे? तो देखिए जलवायु विज्ञान जो है हमारा, जैसे कि जो भी मौसम में परिवर्तन होते हैं, ठीक है, ये इसके अंतर्गत हम इन चीजों की बात करते हैं, ठीक है। तो विज्ञान की सहायता से ही हम मौसम में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। तो जलवायु विज्ञान में लिख लीजिए इसी के नीचे कि विज्ञान की सहायता से मौसम में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन, लिखिए, विज्ञान की सहायता से मौसम में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन। यहाँ तक क्लियर है? अब बात करते हैं समुद्र विज्ञान की। तो समुद्र विज्ञान में हम किन चीजों का अध्ययन करते हैं? तो यहाँ पे हम अध्ययन करेंगे जैसे कि जल का तापमान क्या है, ठीक है, जल की लवणता, जलधारा, ज्वार भाटा, प्रवाल भित्ति, इन सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे। क्या क्या चीजें? जैसे जो हमारा जल का तापमान, जल की लवणता, जल की लवणता, जलधारा, ज्वार भाटा, कोरल रीफ जिसको कहते हैं, प्रवाल भित्ति, ठीक है। इन सब चीजों की बात हम करेंगे। और ये तीनों चीजें हम किसके सहायता से करते हैं? इन तीनों चीजों का अध्ययन हम करते हैं विज्ञान की सहायता से, ठीक है। इन चीजों का अध्ययन हम विज्ञान की सहायता से करते हैं। यहाँ तक क्लियर है? तो भू आकृति विज्ञान में हम क्या करेंगे? जो स्थल स्वरूप जो है पृथ्वी की सतह पर, उनके बारे में पढ़ेंगे। जलवायु विज्ञान में हम क्या पढ़ेंगे? मौसम में परिवर्तनों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जो मौसम में परिवर्तन होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर समुद्र विज्ञान में हम क्या पढ़ेंगे? जल का तापमान, जल की लवणता, जलधारा, प्रवाल भित्ति, ज्वार भाटा आदि के बारे में हम बात करेंगे। और जैव भूगोल हमारा बायो ज्योग्राफी है। फिर इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हमारा, ये सारी चीजें जब समुद्र विज्ञान तक खत्म हो जाएगा, फिर इसके बाद में जो हमारा अगला टॉपिक चालू होगा ये होगा बायो ज्योग्राफी का, ठीक है। अब डाल लीजिए हेडिंग प्राकृतिक प्रदेश की, ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए प्राकृतिक प्रदेश। प्राकृतिक प्रदेश, ओके। देखिए प्राकृतिक भूगोल की ही तरह प्राकृतिक प्रदेशों को भी चार भागों में डिवाइड करिए, ठीक है।
प्राकृतिक भूगोल की तरह ही प्राकृतिक प्रदेशों को भी 4 चीजों में डिवाइड कर लीजिए और एक एक करके बात करते हैं इन चारों की। तो देखिए, सबसे पहले हमारा क्या था, भू आकृति विज्ञान। ठीक है, क्या था, भू आकृति विज्ञान। तो उसी बेस पर हम लिखते हैं प्राकृतिक प्रदेशों में कि भू आकृतिक प्रदेश, भू आकृतिक प्रदेश। तो हेडिंग यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट होगा, ये क्या हम प्राकृतिक प्रदेश में क्या पढ़ेंगे, भू आकृतिक प्रदेश। ओके, मतलब यहाँ पे जो स्थल है इनका जो जो स्थलों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे फिर इसके बाद में डालिए दूसरा हमारा क्या था, जलवायु विज्ञान था। तो उसी के बेस पर डालिए जलवायु प्रदेश। क्या है हमारा, जलवायु प्रदेश। फिर हमारा समुद्र विज्ञान था। ठीक है, तो समुद्र विज्ञान की जगह आप लिखिए वनस्पति विज्ञान। समुद्र विज्ञान की जगह क्या लिखिए, वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान या प्राकृतिक वनस्पति प्रदेश, प्राकृतिक वनस्पति प्रदेश। यहां तक क्लियर है आप लोगों को। फिर इसके बाद में जो अगला टॉपिक हमारा होगा वो होगा हमारा मृदा विज्ञान। क्या होगा, मृदा विज्ञान। इसमें लिखिए मृदा प्रदेश। मृदा विज्ञान में हम बात करेंगे मृदा प्रदेशों के बारे में। यहाँ तक क्लियर है। तो देखिए, भू आकृतिक प्रदेश क्या है, यहाँ पे हम जो भी स्थल हैं उनका अध्ययन करेंगे। जलवायु प्रदेश में हम जो है मौसम और जलवायु का अध्ययन करेंगे। ठीक है, वनस्पति विज्ञान में हम प्राकृतिक वनस्पति का अध्ययन करेंगे और मृदा विज्ञान में हम मृदा प्रदेशों के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ तक क्लियर है। देखिए, अब इसको इरेज करते हैं। फिर से हेडिंग डालिए, लिख लीजिए ऐसे ही जैसे लिख रहे हैं प्राकृतिक प्रदेश। अब देखिए, प्राकृतिक प्रदेश जो है इसके वातावरण का संबंध किससे होता है, प्राकृतिक पर्यावरण से है। ठीक है, प्राकृतिक प्रदेश का जो संबंध होता है, इसके वातावरण का जो संबंध होता है, ये किससे होता है, प्राकृतिक पर्यावरण से। ठीक है, संबंध किससे होता है, प्राकृतिक पर्यावरण से। ठीक है, किससे है संबंध, प्राकृतिक प्रदेश का प्राकृतिक पर्यावरण से है। ठीक, अब प्राकृतिक पर्यावरण में हमें क्या क्या चीजें मिलेंगी, हमें संसाधन जो है भी हैं। ठीक है, वो मिलेगा, क्या मिलेगा, संसाधन मिलेगा। ठीक है, अब संसाधन मिलेगा तो संसाधन का कुछ महत्व भी होगा। और ये जरूरी तो है नहीं कि ये संसाधन जो है ये पर्टिकुलर एक ही जगह पे है। ठीक है, इनका वितरण भी होगा। ठीक है, तो संसाधनों का महत्व क्या है और संसाधनों का वितरण, ये दोनों चीजें हम देखेंगे। तो देखिए, तो हम बात करेंगे इनके वितरण की और इसके महत्व की, कि इसका महत्व क्या है और ये किन जगह पे कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। फिर इसके बाद में संसाधन के बाद में हम बात करेंगे कृषि की। अब कृषि होगा तो यहाँ से हमें रॉ मटेरियल्स मिलेंगे, कच्चे पदार्थ मिलेंगे, कच्चा माल मिलेगा। तो कच्चा माल मिलेगा तो उद्योग का निर्माण होगा। ठीक है, अब कच्चा माल होगा तो हमारा क्या बनेगा, उद्योग निकलेंगे, उद्योग इंडस्ट्रीज बनेंगी। तो हम इंडस्ट्रीज की बात करेंगे और जब इंडस्ट्री होगी तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट की भी जरूरत होगी भाई। जैसे किसी कोई माल है, कोई फैक्ट्री में निर्माण हुआ, ठीक है, तो उसको अलग अलग दूसरे दूसरे शहरों में पहुंचाने का काम कौन करेगा, वो ट्रांसपोर्ट करेगा। तो यहीं पे हम बात करेंगे कृषि के अंदर ही उद्योग और ट्रांसपोर्ट की। तो यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ गई। तो देखिए, प्राकृतिक प्रदेश का जो संबंध है वो किससे है, इसके वातावरण से है।
के वातावरण का संबंध। ठीक है, प्राकृतिक प्रदेश के वातावरण का संबंध किससे है? प्राकृतिक पर्यावरण से है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। देखिए संसाधन, बात हो गई संसाधन, आपको समझ में आ गया कि इनका वितरण कहाँ कहाँ पे है, इनका महत्व क्या है संसाधनों का, ये चीजें बात करेंगे। ठीक है, और ये जो हमारा प्राकृतिक प्रदेश है ये खाली इंडिया के लिए ही हम बात नहीं करेंगे कि खाली भारत को लेकर के हम बात करें। ठीक है, इसमें विश्व के प्राकृतिक प्रदेश का अध्ययन हम करेंगे, साथ ही साथ भारत को शामिल करके। ठीक है, क्योंकि भारत विश्व के अंदर ही आता है ना। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर इंडिया का नहीं पढ़ाया आपने। इंडिया भाई वर्ल्ड पढ़ा रहे हैं तो क्या इंडिया वर्ल्ड से बाहर है? इंडिया भी तो वर्ल्ड के अंदर ही है ना। तो वर्ल्ड, इंडिया को भी शामिल करके पढ़ाया जाएगा। ये नहीं है कि इंडिया वर्ल्ड से बाहर है तो इंडिया को निकाल देंगे। ठीक है, इंडिया को भी शामिल करके पढ़ाया जाएगा। पूरे हमने आपसे शुरुआत में ही लिखवाया था कि विश्व और भारत के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, विश्व और भारत के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, पूरा पढ़ेंगे। ये नहीं है कि हाँ हमने कुछ छोड़ दिया, कोई कंट्री छोड़ दी। ठीक है, किसी भी कंट्री को नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, एक एक कॉन्टिनेंट से शुरू करेंगे, कॉन्टिनेंट के अंदर कितनी कंट्रीज हैं सब कुछ देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ मिलेगा। ठीक, कहीं भी जाने की आपको जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, सारा सिलेबस कवर कराया जाएगा। तो इसके लिए परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ तक बात हो गई है। अब देखिए आगे जो आता है हमारा, हम पढ़ेंगे किस तरह से। देखिए कुछ चीजें जो होंगी वो फैक्ट पे बेस्ड होंगी, कुछ कंसेप्चुअल होंगी और कुछ चीजें फैक्चुअल होंगी। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हमको ध्यान रखनी है। देखिए कुछ चीजें जो होंगी हमारी किससे होंगी? फैक्चुअल होंगी। जैसे फैक्चुअल जो होंगी, जैसे जो प्राकृतिक अध्ययन, प्रादेशिक अध्ययन है। ठीक है, ये होगी। जैसे जो फैक्ट पर आधारित होंगे। ठीक है, जो भी प्रादेशिक अध्ययन है, जैसे मान लीजिए कि हमने बात की थी किसके? संसाधनों के। संसाधन पे ही देख लेते हैं। ठीक है, तो हमें पता है, ठीक है, कि ये जो है ये यहीं पे है। ठीक है, मान लीजिए निकेल, आपको आप ये देखेंगे, अब ये मैप पढ़ा रहे हैं। ठीक है, मैप का चल रहा है तो उसी में बताया गया था कि कॉपर और निकेल जो है वो कहाँ पाया जाता है? सजबरी में। ठीक है, सजबरी एक नॉर्थ अमेरिका में है, एक जगह है। ठीक है, वहां पे कॉपर और निकेल का भंडार है। ठीक है, वहां पर कॉपर और निकेल का भंडार है, इसलिए सजबरी जो है वो क्षेत्र इसके लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ठीक है, ये आपको बताया गया था। तो ये क्या है? ये फैक्ट है। ठीक है, ये चीजें क्या है? फैक्ट है। ठीक है, और कंसेप्चुअल क्या है? देखिए कंसेप्चुअल में क्या चीज रहेंगी? कंसेप्चुअल जो होगा हमारा वो होगा मौसम विज्ञान। ठीक है, समुद्र विज्ञान, जैव भूगोल। तो ये कॉन्सेप्ट पर बेस होगा। क्या क्या चीजें होंगी इसमें? समुद्र विज्ञान, मौसम विज्ञान और जैव भूगोल। ये किस पे बेस होगा? हमारा कॉन्सेप्ट पे बेस होगा। यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट होगा तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, अगले दिन डाउट को क्लियर करके आप लोगों को बताया जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम मौसम विज्ञान से लेकर के जैव भूगोल तक की पूरा बात करेंगे। ठीक है, और मौसम और समुद्र विज्ञान को रिलेट करेंगे। ठीक, फिर इसके बाद में हमें देखिए इसमें पढ़ना क्या चाहिए, कैसे हमको पढ़ना है। तो देखिए यहाँ पे हमें देखना है कि क्या है, क्यों है और कैसे है। ठीक है, मतलब क्या है। ठीक है, मौसम विज्ञान में हम पढ़ेंगे क्या है, ठीक है, क्यों है, कैसे है। ये बस खाली हमको 3 क्वेश्चन करने हैं। किसी भी सवाल होगा, कोई भी चीज होगी, ठीक है, तो हमको बस खाली उससे 3 क्वेश्चन करने हैं। कौन से? क्या है, या क्या, क्यों और कैसे। ये 3 चीजें हम लोग उससे पूछनी होंगी। ठीक है, देखिए अभी तक तो हमारा चल रहा था वो था सिलेबस डिस्कस हो रहा था। अब हम आगे करेंगे भूआकृति विज्ञान, जो हमारा टॉपिक जहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, देखिए बात करते हैं जियोमॉर्फोलॉजी की।
जिसको इंग्लिश हिंदी में भू आकृति विज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो देखिए जियोमॉर्फोलॉजी का अगर इसको हम डिवाइड करें पार्ट्स में तो हमें क्या मिलता है यहाँ पे, जियो और मॉर्फो और लॉजी। ठीक है, 3 पार्ट्स में इनको डिवाइड करते हैं और देखते हैं इन तीनों का अर्थ क्या क्या होता है। ठीक है, तो जियो का मतलब होता है, जियो का अगर हम अर्थ देखेंगे तो होता है पृथ्वी की सतह, पृथ्वी की सतह। और मॉर्फो का मतलब होता है स्थल स्वरूपों। ठीक है, स्थल स्वरूपों की विशेषताएं। क्या होता है, स्थल स्वरूपों की विशेषताएं। और लॉजी मतलब होता है अध्ययन। ठीक है, क्रमबद्ध एवं तार्किक अध्ययन। तो आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले भी इसका डेफिनेशन बताया गया था कि भूआकृति विज्ञान की परिभाषा क्या होगी। तो क्या बताया गया था, भौतिक भूगोल की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पृथ्वी की सतह पर निर्मित स्थल स्वरूपों की विशेषताओं का क्रमबद्ध एवं तार्किक अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं, भू आकृति विज्ञान या जियोमॉर्फोलॉजी। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पे कौन कौन से स्थल स्वरूप हमारी पृथ्वी की सतह पर निर्मित हैं या पाए जाते हैं। देखिए, ये जो है हमारा ये स्थलाकृति है जो पृथ्वी पर निर्मित होती है। ठीक है, हमने क्या बताया था जियोमॉर्फोलॉजी में कि पृथ्वी भौतिक विज्ञान, भौतिक भूगोल की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पृथ्वी की सतह पर निर्मित स्थल स्वरूपों का, स्थल स्वरूपों की विशेषताओं का अध्ययन करते हैं, ये बताया था आपको। तो देखिए कौन कौन से स्थल स्वरूप हैं जो पृथ्वी की सतह पर निर्मित हैं। तो देखिए सबसे पहला जो है हमारा, ये हम बात करते हैं इस, देखिए ये जो सबसे पहला हमारा ये क्या है, पर्वत। ठीक है, पर्वत की अगर बात करें या माउंटेन्स की बात करें तो पृथ्वी की सतह पर निर्मित पर्वत जो है वो सबसे ऊंची स्थलाकृति होती है। ठीक है, जिसका आधार जो होता है वो कैसा होता है, चौड़ा होता है। ठीक है, जिसका आधार चौड़ा होता है, शीर्ष नुकीला होता है और ढाल तीव्र होता है। यहाँ पे आप इसका आधार कैसा है, चौड़ा है, ढाल क्या है, तीव्र है, और शिखर कैसा है, नुकीला है। और ये पृथ्वी की सतह पर सबसे ऊंची स्थलाकृति होती है। इसके बाद में जो है पठार जो है ये पर्वत से कम होती है। ठीक है, पठार की ऊंचाई जो है पर्वत से कम होती है, जिसका ढाल जो है वो मंद होता है। यहाँ पे आप ढाल देखिए कैसा है, बिल्कुल स्लो है। ठीक है, मंद है। ठीक है, ज्यादा नहीं है। और ऊपरी भाग कैसा है इसका, ऊपरी भाग अगर आप देखें तो ऊपरी भाग कैसा है, ये सपाट है। ठीक है, इसी के बाद बात करते हैं मैदान की। तो तीसरी स्थलाकृति हमें कौन से मिलती है, तो सबसे पहले पर्वत मिलता है। पर्वत से जो नीचे होती है, जिसकी हाइट पर्वत से कम होती है, वो होता है पठार। ठीक है, इसकी हाइट जो है पर्वत से कम होती है। इसके बाद में हमें मिलता है मैदान। जो मैदान होता है ये पृथ्वी की सतह पर समतल होता है। ठीक है, ठीक, मैदान की ऊंचाई पृथ्वी पर समतल होती है। ठीक है, और ये ऊबड़ खाबड़ भी मिलते हैं। ठीक है, समतल तो होते ही है। ठीक है, इसके साथ ही में ऊबड़ खाबड़ भी होती हैं। ठीक है, तो मैदान में किस तरीके के मिलते हैं, मैदान की ऊंचाई कैसी होती है, पठार से कम होती है, और ये समतल और ऊबड़ खाबड़ दोनों तरह के होते हैं। थोड़ा और आगे जब हम बढ़ते हैं मैदान से तो हमें क्या मिलता है, जो जो हमारा एरिया जो है वो समुद्र के किनारे जो होते हैं। ठीक है, जो समुद्र से सटे हुए होते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको तटीय मैदान कहते हैं। जो ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे ये ब्लू कलर से आपको दिख रहा होगा, ये क्या है, ये पानी है। ठीक है, ये मान लीजिए ये क्या है, समुद्र है। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या है, समुद्र है, तो यहाँ पे हमारा आपका मैदान क्या है, खत्म हो रहा है। ठीक है, तो यहीं पे ये जो पॉइंट है, ठीक है, यहीं पे क्या होता है, तटीय मैदान होता है। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे तटीय मैदान होता है। ठीक है, जो मैदान समुद्र के किनारे स्थित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तटीय मैदान कहते हैं। फिर इसके बाद में देखिए दूसरा हमारा क्या है, महाद्वीपीय मग्नतट। महाद्वीपीय मग्नतट जो है, ठीक है, जैसे ही हम तटीय मैदान से थोड़ा आगे जाएंगे तो हमें मिलेगा महाद्वीपीय मग्नतट। ठीक है, महाद्वीपीय मग्नतट वो होता है कि तट का वह भाग, ठीक है, अब हमारा तट है, ठीक है, तट का वह भाग जो
जलमग्न हो जाता है उसे क्या कहते हैं, महाद्वीपीय मैग्नेटाइट बोलते हैं, ठीक है। और जो जलीय जीव जंतु हैं वो उनका निवास स्थान भी यही होता है, ठीक है, वो यहीं पे निवास करते हैं, क्योंकि यहाँ पे पानी जो होता है वो कम होता है, पानी की मात्रा जो होती है कम होती है, और जलीय जीव जंतु यहीं पे क्या करते हैं, निवास करते हैं, जिससे उनको प्रॉपर ऑक्सीजन जो है मिलती रहे, ठीक है। बहुत अंदर चले जाएंगे तो उनको प्रॉपर ऑक्सीजन जो है नहीं मिलेगी, इसलिए जीव जंतु जो हैं, जलीय जीव जंतु जो हैं छोटे छोटे, वो कहाँ निवास करते हैं, महाद्वीपीय मैग्नेटाइट के। देखिए अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, महासागरीय ढाल दिख रहा है, ठीक है। ये महासागरीय ढाल जो है महाद्वीपीय मैग्नेटाइट के बाद में हमें क्या मिलता है, महासागरीय ढाल मिलता है। तो इसका ढाल जो होता है वो क्या होता है, तीव्र होता है, और यहाँ पे जल की गहराई जो होती है वो अधिक होती है। महासागरीय ढाल जो है यहाँ पे जल की गहराई अधिक होती है, ठीक है। इसके बाद में थोड़ा हम और आगे बढ़ेंगे तो हमें मिलता है महासागरीय उभार और महासागरीय नीतल, ठीक है। महासागरीय उभार और महासागरीय नीतल, ठीक है, हमें मिलता है। तो महासागरीय उभार जो है ये महासागरीय नीतल को क्या करता है, जोड़ता है, ठीक है। महासागरीय उभार महासागरीय नीतल को जोड़ता है। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो हमें एक ऊपर उठी हुई आकृति मिलती है जिसको बोलते हैं महासागरीय कटक, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, महासागरीय कटक। अब कटक का निर्माण कैसे होता है, जब भ्रंशन की क्रिया होती है, ठीक है, या महादेशजनक संचलन होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, कटक और भ्रंश घाटी का निर्माण होता है, ठीक है। तो अगर कोई भाग, जब महादेशजनक संचलन होता है तो अगर स्थल आकृति का कोई भाग ऊपर को उठ जाता है तो क्या बन जाते हैं, कटक बन जाते हैं, और वही जगह अगर कोई भाग नीचे की तरफ धस जाता है तो हमारी भ्रंश घाटी का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो अगर हम थोड़ा आगे जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, महासागरीय कटक मिलेगा, जो शीर्ष पर लंबी सागरीय घाटी मिलती है हमको, ठीक है। इस ये शीर्ष पर क्या मिलती है हमको, लंबी सक्रिय घाटी मिलती है, ठीक है। और नीचे जाएंगे, ठीक है, जो हमें थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो ये हमें धसा हुआ कुछ दिख रहा है, ठीक है। तो धसा हुआ जो भाग होता है ये होता है भ्रंश घाटी। जब स्थलाकृति का कोई भाग धस जाता है, ठीक है, जैसे कि हमने आपको, अगर आप ये मैपिंग वाला देखेंगे तो उसमें हमने भ्रंश घाटी के बारे में बताया भी था, ठीक है। और आगे हम बताएंगे, अभी जो हमारा अब तो स्टार्ट हुआ है, ठीक है, जब हमारा भ्रंश घाटी जो आएगा, ठीक है, कि पर्वत पहाड़ का निर्माण कैसे हुआ है, अभी तो ये बताया हमने कि कौन कौन से स्थलाकृतियां पाई जाती हैं। जब हम बताएंगे कि इनका निर्माण कैसे हुआ है तो यहाँ पे भ्रंश घाटी की भी बात करेंगे और कटक की भी बात करेंगे, ठीक है। तो बात तभी उसमें बता देंगे। यहाँ वैसे हमने आपको बता दिया है कि महादेशजनक संचलन और भ्रंशन की क्रिया से ही क्या बनता है, कटक और भ्रंश घाटी का निर्माण होता है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग बात करेंगे जो भी हमारा इस पे डिस्कस होगा, ठीक है। ये तो डिस्कस कर ही दिया है हमने, इस पे जो भी हमको आप लोगों को लिखवाना होगा, ठीक है, इसकी थ्योरी जो होगी तो वो हम इसको लिखवा करके आगे फिर अपना कंटिन्यू करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।